नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में हर सप्ताह की तरह हमारे साथ आनंद जी और अभय जी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे पिछले सप्ताह जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम घटा है उसके बारे में। आप दोनों लोगों का बहुत ही स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, मैं बातचीत की शुरुआत हर सप्ताह की तरह ही आपसे ही करना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि पिछले सप्ताह जो कुछ भी संसद में हुआ, उसमें राहुल गांधी का एक ज़बरदस्त भाषण हुआ जिसमें उन्होंने सरकार को कटघरे में घेरा और उसके बाद ये कहा गया कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आएगा क्योंकि शायद वो कुछ गलत बोल गए हैं, ऐसा दावा किया गया। प्रिविलेज मोशन नहीं आया, सब्स्टैंटिव मोशन आया और ऐसा लगता है कि उसपे कुछ हो सकता है आगे कार्रवाई हो। पिछले हफ्ते जो कुछ भी संसद में हुआ, उसको राजनीतिक रूप से हम कैसे देखें? क्या इससे मोदी सरकार कटघरे में खड़े हो रही है या फिर ये हर सप्ताह चलने वाला एक राजनीतिक सिनेमा है जिसे हम लोग देखते हैं, कुछ खास असर मोदी जी की सेहत पे तो पड़ने वाला है नहीं। कैसे देखें इसे हम? देखिए, मेरे हिसाब से जिसको अगर अगर वैसी भाषा में कहें, आम भाषा में, तो मोदी जी की रोज़ चूड़ी टाइट होती जा रही है। चूड़ी टाइट मैं ये कर रहा हूँ कि अमेरिका उस चूड़ी को टाइट कर रहा है। हम सब लोगों ने पिछले सप्ताह भर से देखा कि एप्स्टीन फाइल को लेके जिस तरह से मोदी जी भयभीत हैं और हरदीप पुरी का एक बहुत ही बचकाना हरकत जो इतने एग्रेसिव होके वो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जिसको है, हरकत तुम करो, बेईमानी तुम करो, गलत लोगों से तुम मिलो, सेक्स ऑफेंडर से तुम मिलो और तुम बाकी आँख दिखा-दिखा के बोलो कि तुमने क्या किया है और 10 जगह इंटरव्यू दो। खैर, ये उनका उनका वो है। ट्रेड डील थी, जनरल नरवाने थी। मुझे लगता है कि एक चीज़ इन्होंने राहत की साँस ली होगी, एक चीज़ और आई है और जो मोदी जी के लिए बार-बार ये ट्रम्प कहते हैं कि आई कैन रूइन हिज़ करियर, वो बार-बार उनका करियर को खत्म कर देने की बात करते हैं और रूइन रूइन मतलब कोई खत्म करना नहीं, उससे भी बुरा है। तो हम सब लोग जो आम उसमें हैं, हम लोगों को लगता है कि भई देखिए अगर किसी ने किसी से पैसा लिया, ये बात अगर उजागर हो भी जाए और पैसा चंदा-वंदा लिया, तो क्योंकि मेरी समझ में मोदी जी का कोई व्यक्तिगत ये नहीं कि उनका कोई व्यक्तिगत राजमहल है या व्यक्तिगत जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो व्यक्तिगत कुछ बनाने की ज़रूरत भी क्या है उनको। खैर, सबकी नज़र एक ही जगह जाती है कि भई वो अडानी जी से पैसा-वैसा लेते होंगे, शायद उस तरह का कोई उनके पास होगा मामला। फिर दूसरा कुछ लोगों को गया कि नहीं-नहीं एप्स्टीन फाइल आई है, तो एप्स्टीन में तो थोड़ा यौन शोषण-वोषण का मामला होता है, उस तरह का तो कुछ नहीं है क्योंकि मोदी जी के ऊपर वो ठीक है, वो कहीं प्रूफ नहीं हो पाया। और आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लोग इस बात को बहुत कहते नहीं हैं, लेकिन जो सत्ता के गलियारे हैं, उसमें अहमदाबाद में मोदी जी के पास्ट को लेके कोई बहुत ही मतलब क्लीन चिट नहीं मिलती है। उसमें कुछ-कुछ रहता ही है। लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल इससे क्या उनको विचलित हैं? अडानी क्या ट्रम्प के हाथ में ऐसा कार्ड है कि जिसकी वजह से वो कह रहे हैं आई कैन रूइन हिज़ करियर। मुझे एक जगह और लगता है, कल ही आया है कि निखिल गुप्ता जिन्होंने पन्नू की हत्या के मतलब हत्या की कोशिश के लिए उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। और वो जो जुर्म कबूल किया गया है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनको भारत में कार्यरत विकास यादव नाम के एक अधिकारी ने उसकी सुपारी देने की बात कही थी। जब वहाँ पे कोर्ट ने अपना सज़ा तो उनको 29 मई को सुनाई जाएगी। सज़ा अगर केवल इस पे रहती है, तो इस कॉन्स्पिरेसी के लिए 10 साल की सज़ा है। अ, विकास यादव मुख्य उसमें सूत्रधार के रूप में आए हैं। अमेरिका में भी ऑर्डर देते समय उन्होंने कनाडा में जब निज्जर की जो हत्या हुई थी, जो हत्या हो गई थी, उसको भी इसमें रिलेट किया, उस ऑर्डर में बुलाया। अ, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं अच्छा पन्नू को विकास यादव है, विकास यादव साफ-साफ आ रहा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की रॉ के में काम करते थे। ये कहा गया कि अब वो काम नहीं करते हैं और उनको बचाने का भी काम पूरी तरह से कर लिया गया था। जब जून 2023 में ये सब मामला आया, उसके बाद मामला और होने लगा, नवंबर में ये पकड़ा गए चेकोस्लोवाकिया में ये सब हुआ। तो दिसंबर 2023 में विकास यादव को एक मामूली झगड़े में कि वो दिल्ली में कि उन्होंने वो जा रहे थे, तो कमल जी जा रहे थे, तो उन्होंने एक मुझे चाँटा मारा, तो मैंने उन्होंने चेन खींचने की कोशिश की मेरी, कुछ इस तरह का एक करके जिसमें ये भी कहा गया कि उन्होंने हत्या मतलब उसमें हत्या का आरोप ये करके अच्छा मुजरिम को कुछ नहीं हुआ है, वो मतलब हँसते-गाते चले गए हैं। लेकिन
आरोप 307, मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए गए हैं जिसमें लंबी सजा हो सकती है। उस समय भी ये कहा गया था कि भारत में जो भी लोग इसको कार्रवाई दे रहे थे, उनकी तरफ से ये प्रीएम्प्टिव एक वो था कि विकास यादव को हैंडओवर ना करना पड़े, क्योंकि ये हैंडओवर अदरवाइज करना पड़ता। तो अब चूंकि वो यहाँ हत्या के आरोपी हैं, डकैती के आरोपी हैं, छिनताई के आरोपी कई कई दफाएं हैं, तो उनको इसकी आड़ में बहुत आसानी से कह दिया जाएगा कि साहब वो ऑलरेडी यहाँ तो उनका वो चल रहा है और संगीन अपराध है उनके ऊपर, तो इसलिए अभी हम उनको नहीं आपको प्रत्यार्पण आपको नहीं भेज सकते। तो ये उनका काम होके विकास यादव को रोक लिया गया। विकास यादव दिसंबर में हुए थे, फिर अप्रैल 2024 में वो बेल पे आ गए, और कहाँ है अब नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं लापता है, कुछ कह रहे हैं नहीं पता है। ठीक है, वो मान लीजिए सरकार ने जो किया नहीं किया, लेकिन मैं इसमें मैं ये जब ये कहा जाता है कि मोदी जी का वो करियर स्पॉइल कर सकते हैं, तो मुझे सारी संभावनाओं में, चाहे वो एप्स्टीन हो, चाहे वो अडानी हो, निखिल गुप्ता और पन्नू का भी मामला कहीं ना कहीं आता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, वो यूएसए, अमेरिका बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो जो कहना चाहता है वो साफ साफ कहता है। मोदी जी को हम नहीं बुलाएंगे शपथ में, आप चाहे कुछ कर लीजिए, लेकिन हम अंबानी को बुला के आगे बिठाएंगे। हम ये मैसेजिंग आपको कर रहे हैं। शपथ ग्रहण में हम पन्नू को बुलाएंगे और उसका टीवी उस पर उसको दिखाएंगे भी कि आगे आगे पन्नू घूम रहा है। मतलब जो मैसेजिंग करनी है भारत को, वो मैसेजिंग कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पन्नू वाला मामला भी इससे हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज कहने को निखिल गुप्ता को 29 मई को सजा हो जाएगी, 10 साल तक की जो भी सजा होगी, आदमी कॉम्पनसेट उनको कर दिया जाएगा ठीक से, उनके घर वालों को। भाई आज की तारीख में अगर 10 साल कोई जेल में है तो उसके बदले में जो भी पैसा होता है, जेल है लेकिन फिर भी जो भी पैसा ऐसा होता है दे दिया जाएगा। विकास यादव को अपनी जगह ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इससे 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट खुल रही हैं। ये ऑपरेशंस होते हैं, अगर कोई ये झूठ बोले कि नहीं, ये ऑपरेशंस होते हैं, सब जगह होते हैं, यहाँ नहीं दुनिया में किसी भी जगह होते हैं। उस ऑपरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ये स्पष्ट है कि भारत में बहुत फूहड़ ढंग से किया गया है, और इसका जो भी जिम्मेदार है, उसमें नाम क्या लेना, सबको पता है कि कौन जेम्स बॉन्ड है और कौन ये सब काम करते हैं। जेम्स बॉन्ड अब बुढ़े हो गए, और ये कई बार भारत, ऐसा नहीं कि पहली बार ये कोई पकड़ा गया है, कई बार पकड़े गए हैं। लेकिन आज अगर आप किसी को थोड़ा भी ये पकड़ते हैं और ये कहते हैं कि नहीं राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए, राहुल गांधी को कर लो, आप अगर इतने विजिलेंट रहते हैं तो विदेशी एजेंसीज भी इतनी विजिलेंट है आपके मूव के बारे में, कि आज वो आपको कटघरे में खड़ा करके, आप अगर सोचिए कि ये कहीं से प्रूफ हो जाए कि विकास यादव, अभी तो ये मान रहे हैं ना कि वो तो ऐसे ही आदमी था, वो हम लोग के बस में नहीं था, लेकिन अगर ये सरकार से वो कहीं ना कहीं से अमेरिका सरकार इसके तार जोड़ दे, तो भारत के लिए बहुत कठिन वो रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एप्स्टीन के साथ ये निखिल गुप्ता वाला जो केस है, ये भी उसमें उसके तार भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो भारत के लिए खराब, मोदी जी के लिए तो और भी खराब। और अभी बांग्लादेश की बात हम लोग आगे कर लेंगे कि उसमें जो नए इलेक्शन हुए हैं उससे भारत को क्या संदेश है, और भारत उससे क्यों असहज है। कमल जी। अब सर, ये जो अमेरिका के राजदूत हैं रूबियो साहब, उन्होंने ये कहा कि भारत ने कमिटमेंट किया है, आज जिसको मैं खबर में देख रहा था, कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो ये बात धीरे धीरे और साफ होती जा रही है कि भारत एक कमिटमेंट कर चुका है अमेरिका को कि रूस से वो तेल नहीं खरीदेगा, और व्यापार डील जो हुआ है उसमें और कई सारी समस्याएं आ रही हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में और ज्यादा एक राजनीतिक मोबिलाइजेशन का पॉइंट बनेगा, जैसे 3 कृषि कानून बने थे? कुछ ऐसे खतरे की घंटी आप देख रहे हैं? देखिए, इस पे तो मैं बोलूंगा ही। जो अभी आनंद जी कह रहे थे उसमें मैं अपनी तरफ से एक चीज और जोड़ देता हूं, उनकी सारी बातों की तस्दीक करते हुए, और वो ये है कि एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता ऐसा है मोदी जी के हालिया राजनीतिक जीवन का, जिसकी डोर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। और डोनाल्ड ट्रंप उस बात को अनगिनत बार कह भी चुके हैं, मैं तो अब संख्या भी भूल गया हूं। वो ये है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम कराया। मोदी जी ने अपने मुंह से
नीतिगत बात तो कही उन्होंने कि पुरुषों की ये द्विपक्षीय मामला है, हम तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का नाम लेके उसका खंडन नहीं किया आज तक। और मैं ये मानता हूं, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस बात का पक्का दस्तावेजी सबूत है कि मोदी ने या भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप संघर्ष विराम करा दीजिए, वरना हम लोग इस युद्ध में फंस गए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको सार्वजनिक, उस दस्तावेज को सार्वजनिक कर देंगे, तो भारत के पास कुछ कहने के लिए रह नहीं जाएगा, और मोदी जी के पास बचाव के लिए पतली गली भी नहीं रह जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक करने से, डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक कर दे, CIA सार्वजनिक कर दे, या कोई अमेरिकी जो विदेश विभाग है वो सार्वजनिक कर दे, मतलब उससे मोदी जी की जिंदगी, मोदी जी का राजनीतिक जीवन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, चीन के मामले में तो नरवणे और राहुल गांधी ने मिलकर तबाह कर दिया है, बिल्कुल तबाही के कगार पे है, बिल्कुल एकदम। मोदी जी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा चीन नीति के मामले में तबाही के कगार पर है। और पाकिस्तान के संदर्भ में भी अगर उनका तबाह हो गया तो फिर इनको ये पानी में डूबते चले जाएंगे, इन्हें बचने के लिए तिनके का सहारा भी प्राप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास में वो एक प्रमाण है, और उसी प्रमाण के बलबूते डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को मशीन की तरह बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल से वो हफ्ते में 15 दिन में एक बार जरूर कहते हैं इस बात को। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अगर आप गिनती करें तो आप पाएंगे कि 10-15 दिन में एक बार वो जरूर कह देते हैं घुमा फिरा कर। और मोदी जानते हैं कि अगर मैंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर खंडन किया तो वो सबूत आ जाएगा सामने, और सबूत आ जाएगा तो फिर इनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको पूरी तरीके से, और इनका राजनीतिक कैरियर तबाह हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये पहली बात। अच्छा, दूसरा आपने सवाल पूछा, जरा फिर से दोहराइए, मैं इसके चक्कर में उसका भूल गया। नहीं, मैं मुख्य रूप से व्यापार डील जो हुआ है और जिसमें लगातार ध्यान आ रस्सी वाली बात आ रही है। मेरा मानना है कि व्यापार डील जो अमेरिका के साथ जो वाणिज्य संधि होने वाली है, अभी हुई नहीं है वाणिज्य संधि, यहां तक अभी तो अंतरिम वाणिज्य संधि भी नहीं हुई है। ध्यान कीजिए, इसके 3 चरण हैं। पहला चरण था दृष्टिकोण पत्र के ऊपर जिसको संयुक्त घोषणा पत्र कहा गया है, उस पर दोनों के हस्ताक्षर। उसके आधार पर एक अंतरिम डील होगी, एंटरिम डील होगी, और एंटरिम डील के आधार पर पूरी डील होगी। ये 3 चरण है। अभी पहला चरण गया है, दूसरा चरण अभी दूर है। पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट्स जारी की हैं, उन्हीं में विवाद पैदा हो गया, फिर फैक्ट शीट को बदलना पड़ा व्हाइट हाउस ने, और बदलने के बावजूद, बदलने में कमिटमेंट शब्द है उसको हटाया गया, उसके लिए इंटेंशन शब्द जोड़ा गया। लेकिन चूंकि अमेरिका मानता है कमिटमेंट है, इसलिए जब उनके मंत्री वगैरह और नीति निर्माता या रणनीतिकार सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो फिर वो कमिटमेंट शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रूबियो ने किया। रूबियो ने इंटेंशन का शब्द नहीं इस्तेमाल किया कि हमें भारत का इरादा है कि वो ऐसा करेगा। भाई, इरादे में तो ये होता है कि हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम कर भी सकते हैं, इरादा बदल भी सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब ये है कि अब आप उसको बदल नहीं सकते। तो पूरी, अच्छा दूसरी एक बात है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, भारत बदल कैसे सकता है? जब 25% दंडात्मक टैरिफ हटाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किया, तो उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना शुरू किया तो वो 25% टैरिफ फिर लग जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहने के लिए मजबूर इसलिए हैं क्योंकि वो अमेरिका के कोर्ट में ये बात कह चुके हैं। ये बात जो है ना, रूस से तेल लेने के सवाल पर भारत का पक्का कमिटमेंट, ये दिखाना डोनाल्ड ट्रंप का अपनी राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। वरना वो सुप्रीम कोर्ट में वो जो मामला चल रहा है, जिसके तहत ये कहा गया है कि भाई ये फालतू में ही मन में तरंग आ जाती है और टैरिफ लगा देते हैं, तो वो दोनों दिखाया है कि ये नेशनल इमरजेंसी है। क्योंकि भारत रूस से तेल लेता है, उससे रूस को आमदनी होती है, उस आमदनी से युद्ध प्रयास, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध प्रयास हो रहे हैं, युद्ध प्रयासों में मदद मिलती है। ये अमेरिका के लिए नेशनल इमरजेंसी है, इसलिए हमने ये दंड स्वरूप टैरिफ लगाए हैं। ये अमेरिकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है। ये उनको इस बात पे लगातार कायम रहना है, इसलिए वो हमेशा बार बार इस बात को जोर देते रहेंगे कि ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है। तो ये तो है इनकी फौरी दिक्कत, यानी जो मौजूदा दिक्कत है। लेकिन
इस वाणिज्य समझौते से जब वाणिज्य समझौता हो जाएगा तो इससे एक दूरगामी दिक्कत भी निकलेगी। मेरा मानना है कि वाणिज्य समझौता होते ही पूरे देश के कोने-कोने में एक जबरदस्त किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा। आम लोग जो मोदी और भाजपा के समर्थक हैं, वो इस वक्त कह रहे हैं सारा देश किसान उबल रहा है। ये उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, मैंने खुद सुना है उसको। ऐसा नहीं है कि ये मैं चूंकि लिखता पढ़ता रहता हूं इसलिए अपने मन से ही गढ़ दिया है हमने शब्द। ये उन्हीं के शब्द हैं कि किसान उबल रहा है और इस बार किसान आंदोलन पूरे देश में होगा। वैसा हो उस स्तर का होगा जैसा दिल्ली में उन दिनों हुआ था, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने भाग लिया था। अब सारे देश में किसान आंदोलन होगा क्योंकि इस अमेरिकी वाणिज्य डील जो है केवल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित ही मामला नहीं रह गया है। जो राहुल गांधी ने संसद में कहा है ना कि अमेरिका की मैकेनाइज्ड खेती की आंधी आने वाली है, जिसमें भारत का किसान पत्ते की तरह उड़ जाएगा और किसानों के सामने अपनी जमीनें या तो फसलें बदलें, जमीनें छोड़ के उनको बेच के और उस पैसे से दूसरे धंधे करने और शहर में चले आने वगैरह वगैरह, इन सब के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। भारत का कृषि क्षेत्र इस वाणिज्य समझौते के कारण धीरे धीरे करके पहले तो बहुत तुरंत बड़े बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा, फिर लगातार वो प्रभाव बढ़ता रहेगा और भारतीय कृषि की वो शक्ल सूरत नहीं रह जाएगी जो शक्ल सूरत आज है। तो ये चीज पता नहीं उस वक्त तक मोदी जी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी सरकार रहेगी, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, उस सबको ये सब झेलना पड़ेगा। आनंद सर, आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि एप्स्टीन के जो दूसरी उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके कुछ महीने पहले तक अनिल अंबानी उससे फंड्स की, रक्षा की और डेजर्ट की यानी मनोरंजन की क्या चीजें, इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, क्या ये पूरा का पूरा नैतिकता का ही मसला है या फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? क्योंकि ये लोग एप्स्टीन पे पहले आरोप लग चुके थे, उसको सजा मिलने की पूरी प्रक्रिया थी, पर इससे इस तरह से संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो क्या भारत सरकार को इस संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए और भारत सरकार कार्रवाई अगर कुछ नहीं कर रही है, तो ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है, हम इसे इस रूप में देखें? देखिए डॉक्टर कमल, करनी नहीं चाहिए। अब भारत सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है अगर वो कार्रवाई नहीं कर रही है, ये तो फेट अकम्पली है, ये तो ऑलरेडी हो जाना चाहिए था अब तक। मतलब ये उस तरह की बातें हैं कि ये आपके सामने हो चुका है, अनिल अंबानी सामने हो चुके हैं। भारत सरकार को अब ये बताना है कि वो अनिल अंबानी जो क्लेम कर रहे हैं कि वो भारत सरकार की तरफ से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी थे, वो नहीं है। ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसकी थोड़ी। वो तो ऑलरेडी कह रहा है कि जो डेट लाइन, टाइम लाइन, जिस दिन काउंटिंग है 2020 में, वो कह रहा है कि अपनी सरकार आ गई, अपना ये हो गया, अनिल अंबानी जी वहां खुश खुश भागे जा रहे हैं, वो इधर भागे जा रहे हैं। और ये जो हरदीप पुरी जी कह रहे हैं ना कि ये वहां जाके ये बात करते थे कि कौन सा भजन गाया जाएगा, कि इस बार राम का भजन होगा कि कृष्ण का भजन होगा। ये बेईमान आदमी वहां उससे कहता था कि एक्सोटिक आइलैंड में क्या मस्ती करके ये सारी बातें कर रहे हैं। ये बुढ़े, कभी कभी मुझे लगता है कि इतने बुढ़े आदमी, इनको शर्म नहीं आ रही थी कि ये इस तरह की बेहुदी बातें, सोचिए जब लिख के कर रहे थे तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कितने गंदे और छिछोरे आदमी। जी मैं बीच में बोल रहा हूँ, माफ कीजिए, एप्स्टीन के साथ जितने लोग फंसे हुए हैं सब बुढ़े ही हैं। हाँ, और सब छिछोरे हैं। हाँ, और जवान एप्स्टीन के पंजे में जवान लोग नहीं फंसे थे, नहीं फंसे, नहीं, और नहीं फंसे थे। और उसकी इन लोगों की बीमारी है, मैं इन लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि ये सब एप्स्टीन के दोस्त हैं। इनकी बीमारी ये है कि ये किसी वयस्क महिला या किसी ऐसी महिला जो पैसा लेके मान लीजिए अपनी जिस्म फरोशी करती है, ऐसे नहीं है। ये सब यंग लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं। और मेरे हिसाब से तो इस देश में ये हुआ है। अभी 1-2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, कौन कौन का ऑफिशियल वो कराया, सरकार में छुट्टी दी गई, कहा गया कि जाके जरा ये पिक्चर देख के आओ। उसी तरह से नेटफ्लिक्स पे जो अभय भाई भी कह रहे थे, वो एप्स्टीन की डॉक्यूमेंट्री 4 पार्ट में है। मैं उसकी सहयोगी की बात नहीं कर रहा, वो डॉक्यूमेंट्री विथ एविडेंस है, विथ
वहां पे कौन कौन क्या चल रहा है, पुलिस वाले ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, एविडेंस ने क्या कहा, लड़कियों ने क्या कहा, इवन एप्स्टीन ने क्या कहा, ये सब है। सब है। ये कंपलसरी करना चाहिए कि इस देश के हर उस व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी में है, हर उस व्यक्ति को जो खास करके विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में है, हर उस व्यक्ति को जो ओवरसीज इसकी पोस्टिंग हो रही है, उसको कंपलसरी ये दिखाना चाहिए कि ये 4 चीजें देख लो, क्योंकि ये ट्रैप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ट्रैप ये सब ट्रैप है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे जिस बात की तकलीफ ज्यादा है, ये हरदीप सिंह पुरी इतना झूठा आदमी है, ये अपनी उस संस्था को बीच में ला रहा है जिस संस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये जब 2 जनवरी 2014 को बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, और जब मोदी जी 26 मई 2014 में बीजेपी अब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, तब ये रॉकेट हो जाता है, तब इसकी रफ्तार 5th गियर पकड़ ले। उससे पहले तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उसके पहले इनकी चाबी नहीं घूमी थी। इनके सारा कुछ हरकतें शुरू हुई हैं जब मोदी जी शपथ ले लिए हैं। ये झूठ बोल, और मतलब ये जब कह रहे हैं कि हम भारत में करो, ये इन्वेस्ट करो, ये बिल्कुल दे आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये बेवकूफ किसी को बनाए। तो आज अगर डॉक्टर कमल, देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें इसलिए समझना जरूरी है कि हमारे में, और जो अमेरिका हमें ब्रैकेट करना चाहता है, अमेरिका हमें ब्रैकेट करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका हमें ब्रैकेट करना चाहता है अफगानिस्तान के साथ, और हम धीरे धीरे मतलब जिसको कहेंगे सधे, और पहले धीरे धीरे चल रहे थे, अब तेज कदमों से हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां पे एक रेडिकल स्टेट के रूप में हमारी पहचान हो रही है। वो रेडिकल स्टेट जो धर्म के नाम पे अंधी है, जो कुछ भी करने के लिए लोगों की हत्याएं भी करवा सकती है, जो किसी को अपना उल्लू सीधा करने के लिए यौन अपराधी के साथ, जो खुलेआम यौन अपराधी है, उसके साथ भी बातचीत करके सरकार उससे बातचीत करने को तत्पर है। आज मोर देन अंबानी एंड हरदीप सिंह पुरी, मेरे हिसाब से भारत सरकार के ऊपर प्रेशर ज्यादा है कि वो अपना नाम साफ करे कि ये मॉरलिस्टिक बात नहीं है, ये खतरनाक बात है। ये खतरनाक इसलिए है कि आप जब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो राष्ट्र हित की जगह, बेस्ट की जगह, वो दूसरे पैरामीटर्स पे उसका निर्णय हो रहा है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई ये घुमा फिरा के नहीं है। ये दोनों अपराधी हैं, दोनों देशद्रोह किया है दोनों ने, और इन दोनों को गिरफ्तार करके, वो इनका रेजिग्नेशन तो छोटी बात है, गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चल के साफ होना चाहिए कि ये अपने मन से कर रहे थे कि भारत सरकार के किसी पे के कहने से कर रहे थे। डॉक्टर कमल, अब ऐसे मीडिया में जिस तरह का कवरेज इसको लेकर हुआ, खासतौर पे गोदी मीडिया में, तो ऐसा लगा कि उसमें हर तरीके से सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है, और कुछ लोगों ने तो इसमें एप्स्टीन को भी बचाने की कोशिश की कि वो तो 2 तरह के काम करता था, एक प्रोफेशनल था और एक दूसरे तरह का काम था। तो क्या इसे भी हम एक सरकार की बेचैनी देखें? जो इकोसिस्टम है सरकार का पूरा बेचैन है, कैसे भी मामला बता दें? मैं समझता हूँ सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती है। इन्होंने असल में गोदी मीडिया के प्रभाव को और अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बहुत बड़ा चढ़ा के आंक रखा है, और हर चीज सोचते हैं कि इसी के जरिए हम हर चीज का, हर उलझन को सुलझा लेंगे। अब आप सोचिए, जो एंकर पद्मजा जोशी, शायद उनका नाम है, जो एनडीटीवी में एंकर हैं, वो बड़े उत्साह के साथ में ये थीसिस हम सब लोगों को पढ़ा रही थी कि जो एप्स्टीन था, वो एक तरफ तो पीडोफाइल था, यानी बच्चों का यौन शोषण करता था, और प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति करवाता था। और दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ा पावर ब्रोकर था, और उसे दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे, इसलिए उसके साथ मिला जा सकता था, उसके उस पक्ष को अनदेखा करते हुए मिला सकता था। अब ये पद्मजा जोशी कौन है? ये स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये जिस परिवार से जुड़ी हुई हैं, इनके पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़े हुए थे। इस बात को सब लोग जानते हैं, उनके पिताजी का नाम वगैरह सब कुछ न्यूज में, खबरों में आ गया है, सोशल मीडिया पर वैसे कि ये लोग कौन है। अब आप सोचिए, जो रणनीति और सरकार को बचाने के चक्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले लोग जो हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो इतना बड़े नैतिकता के ठेकेदार बनते हैं, सनातन के ध्वजावाहक बनते हैं,
वो सब लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों में किसी किस्म की, देखिए ये लोग निर्लज्ज किस्म के राजनीतिक लोग हैं और इनको हर तरीके से अपनी राजनीति गोटी लाल करनी है, सत्ता से चिपके रहना है और हर हथकंडे के जरिए भ्रम पैदा करते रहना है, तरह तरह के स्पिन देते रहना है। यही सब इन लोगों का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी सरकारें ऐसा नहीं करती थी, हर सरकार अपने बचाव में ऐसा करती है। उसके बाद हमेशा एक स्पिन डॉक्टरों की एक टोली होती है। लेकिन इस सरकार ने उन सारी सीमाओं को लांघ दिया है और खासतौर से उन सवालों के ऊपर, देखिए ये लोग गोरक्षा की बात करते हैं, गोरक्षा के सवाल पर मुसलमानों की लिंचिंग करवाते रहते हैं। लेकिन खुद इनके राज में कितने बड़े पैमाने पर बीफ एक्सपोर्ट होता है। अब निर्लज्जता की सीमा देखिए आप। दिल्ली में इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला किया कि आम आदमी पार्टी ने यहां पे शराब की दुकानें बहुत सी खोली। आप उत्तर प्रदेश जाइए, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं और आनंद जी तो लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में आप 20 मिनट एक कार में बैठ के सड़क पे निकलिए, आपको हर कदम पे शराब की दुकान मिलेगी। और लखनऊ का और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक भगवा वस्त्रधारी महंत है। मैं मतलब शराब पीने के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मेरा कहना है कि आप समाज को शराब में डुबो देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त हो सके, और साथ में आप नैतिकता पे, सनातन के ऊपर, इन सब चीजों पर, जब विपक्षी दलों पे आक्रमण इसी काम के खुद वही काम कर रहे हैं लगातार। इन लोगों की कोई, आप सोचिए ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा आकर्षक नारा इन लोगों ने दिया जो बहुत दिनों तक लोगों की जुबान पे चढ़ा रहा। वही लोग बेटियों के, कमसिन लड़कियों के, अल्पवयस्क लड़कियों के यौन शोषण करने वाले व्यक्ति के साथ मेल मुलाकातों का बचाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी के एक मंत्री को बचा लिया जाए, और मोदी के मंत्री को बचा लिया जाएगा तो मोदी जी को बचा लिया जाएगा। क्योंकि सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जो व्यक्ति एप्स्टीन से इस सब मेल मुलाकातें कर रहा था और जो कोई बहुत बड़ा आईएफएस अफसर भी नहीं था, ऐसी कोई विशेष उसने योग्यता भी नहीं दिखाई थी, इसको कोई नहीं जानता था, मैंने तो नाम ही नहीं सुना था कभी हरदीप पुरी का, कौन है ये, उसको अचानक बुला के मंत्री बना देते हैं ये, और वो उनका ब्लू आइड बॉय बन जाता है। लगातार मंत्री बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर वो अपने बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। आप देखिए हरदीप पुरी के ऊपर कितना कुछ दांव पे लगा रखा है इन लोगों ने। इसका मतलब है कि मोदी जी की अपनी निजी डिजाइन, पॉलिटिक्स की डिजाइन में हरदीप पुरी का बहुत महत्व है। हरदीप पुरी ने उनके लिए कुछ ऐसा काम किया है अपने रिटायरमेंट के बाद, जो भाजपा के सदस्य बने, भाजपा के सदस्य बनने से लेकर मंत्री बनने के बीच तक कुछ ऐसा हरदीप पुरी ने काम किया है जो हम सब लोगों को नहीं पता है। किसी को पता जरूर है वो नाम, वो काम, और उसी काम को छिपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब चीजें स्पष्ट रूप से नहीं, अगर मान लीजिए जिस तरह नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री के एक खिलाफ वारंट निकल गया है, उन्हें जमानत करानी पड़ रही है, उनके घरों की तलाशी हो रही है, ऐसे कम से कम दुनिया के 8 बड़े पॉलिटिशियंस, 8 बड़े नेता दुनिया में, उनके खिलाफ एप्स्टीन फाइलों के कारण कार्रवाई हो रही है। अगर भारत में अभी हरदीप पुरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती तो मोदी की तरफ कोई शंका नहीं जाती। अगर भारत में भी अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो कोई शंका नहीं जाती। क्योंकि हर चीज में आप गड़बड़ झाला करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, स्पिन डॉक्टरी करते हैं, तो फिर शक मोदी जी की तरफ जाता है। तो हम लोग कहते हैं आप मोदी जी के खिलाफ पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, जो आदमी हमेशा हमारे आगे खड़ा रहता है, हम उसके पीछे, तो हमें तो उसके पीछे पड़ना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है। जी आनंद सर। मैं नहीं, एक दो चीजें इसलिए ऐड कर दूं क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी भाई आपको, आप अब लखनऊ या यूपी में किसी से बात करिए, एक चेंज और हुआ है। एक तो शराब का, जो आपको पता ही है, शराब के बारे में याद दिला दूं, कोविड के समय जो पहली वस्तु सबसे पहले खुली थी, आप घर से दूध लेने नहीं निकल सकते थे, पुलिस आपको मार के अंदर कर देती थी। शराब की दुकान खुली थी, शराब की दुकान खुली थी, और अगर आप ये कहिए कि हम शराब लेने जा रहे हैं तो आप जा सकते थे। शराब लेने के लिए जाना अलाउड था, दूध लेने के लिए जाना अलाउड नहीं था। खैर, आज की तारीख में एक जो इंपॉर्टेंट चीज, एक डेवलपमेंट हुआ है, सरकार को इस समझ में आ गया है कि ये जो गौशालाएं और ये सब था, ये फेल है,
ये नहीं कर सकती। अब आप उत्तर प्रदेश में अब घूमिए और इस नजर से देखिए, अब उत्तर प्रदेश की सड़कों में जो बीच में आफत आ गई थी गायों की, मतलब हर चौराहे पे, हर रास्ते में, हर हाईवे पे, वो अब नहीं है। वो जो जैसे पहले चलता था मामला, जो गौकशी के लिए ये कटने जाती थी, वो वैसे ही फिर शुरू हो गया है। ऑफिशियली उस पर हल्ला नहीं मच रहा है। अब आप गौकशी का कहीं नाम ही नहीं सुनेंगे और गायें बिल्कुल गायब हो गई हैं, गौशालाएं खाली हैं। और वो मामला तो ये सरकार को समझ में आ गया है कि इन सबसे कुछ नहीं होगा, इन सबसे किसान दुखी हो रहा था, आपकी छीछा-लेदर हो रही थी, गायें मर रही थी गौशाला में। ये मैंने इसलिए कहा कि ये भी एक सूचना है। दूसरा मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ये जितने लोग हैं, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, देखिए ये अगर आप देखिए ना तो ये एक बहुत ही चतुराई से ये सारे काम हो रहे थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरदीप सिंह पुरी फरवरी मार्च 2013 में रिटायर होते हैं और रिटायर होते हैं न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में ही ये एक प्राइवेट संस्था में काम करने लगते हैं। सरकार यूपीए की है, तो भाई जब आप वहां जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप कुछ तो कर ही रहे होंगे। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो अजीत डोभाल, उसका 2009 में वो एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक जो है पूरी तरह से सरकार से फंडेड होते हैं, सरकार से फंडेड है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थी यूपीए के चलते ही चलते कि पैसा यहां से लेके, ये सब आरएसएस के स्लीपर सेल थे जो एक लार्जर उस मतलब कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे, जिस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट अन्ना भी थे। और ये सारे लोगों ने मिलके इस सत्ता को कैसे हथियाया है, ये अगर इतिहास कभी लिखा जाएगा आज से 10, 20, 25 साल बाद, तो ये बिल्कुल सामने आएगा। इसमें मुझे कहीं नहीं लगता है। अब आप जो प्रश्न था वो पूछ लीजिएगा, तो टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी उस पर छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, जो आपने कहा आरएसएस के स्लीपर सेल थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर बैठे हुए कई लोगों से, जिनसे हमारे पुराने जमाने के संबंध भी हैं, बातचीत के, मित्रता के संबंध भी हैं, जब मोदी जी की सरकार आई और जब 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा था, उससे पहले जो मेरी चर्चाएं हुई, उन्होंने उसमें साफ कहा, उन्होंने कई बार बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कटिबद्ध था कि यूपीए की सरकार को 2014 में जरूर गिराना है। हमने कहा ऐसी क्या बात थी, सरकार तो 10 साल से चल रही थी, क्यों गिराना चाहता था वो? कि वो इसलिए गिराना चाहता था कि जो हिंदू टेररिज्म वाली बात आई थी, उससे आरएसएस वाले बहुत खपा थे जी। वो कहते थे इस सरकार को तो गिरा ही देना है हर हालत में। तो जो ये सब जो पूरा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रपंच चला, भ्रष्टाचार तो भारत में बहुत है, उसके खिलाफ आंदोलन होना भी चाहिए, इसमें सही बात है, इसलिए हम सब लोगों ने उस आंदोलन में उत्साह से भाग भी लिया था। लेकिन ये तो अब बिल्कुल लगभग स्पष्ट हो गया है कि उस क्या प्रपंच क्या था। जी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, पर मुझे लगता है कि समय हो गया है, तो हम इसे अगले सप्ताह के लिए रखते हैं। 2 मिनट में जवाब दे देंगे, अगर ऐसा है तो कर लीजिए। नहीं, सवाल मेरा आरएसएस से जुड़ा हुआ था। मोहन भागवत जी उदार होकर भाषण देते रहते हैं। मुंबई में उन्होंने भाषण दिया, उसमें कई सारे फिल्म के लोग भी गए और उसमें उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का पद छोड़ दूंगा, मुझे कहा जाएगा तो। लोग कह रहे हैं कंटिन्यू करो। और फिर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। और तो मैं आप दोनों लोग की संक्षेप में टिप्पणी चाहता था कि कम से कम आरएसएस और भाजपा या भागवत और मोदी के बीच के संबंधों को वर्तमान समय में कैसे देखें? क्या सब कुछ ठीक है या कुछ आप लोग देखते हैं कि कुछ ऊंच नीच भी चल रही है? संक्षेप सब चंगासी, मैं बिल्कुल बता दूं, सब चंगासी पार्ट एंड पार्सल है कि भाई अभय जी, इस वाले एपिसोड में आप जरा गर्म होकर रहिएगा, हम थोड़ा नरम होकर बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम गर्म हो जाएंगे, आप नरम हो जाइएगा। ये एक्टिंग हो रही है। इसको अगर किसी को इस देश में ये समझ में आ रहा हो कि ये नहीं आपस में, कोई आपस में नहीं है। ये जरूर है कि अब जरा मोदी जी बड़े एक्टर हो गए हैं, तो उनकी से ज्यादा हो गई है। अब वो केवल ये नहीं है कि मोदी जी आरएसएस, बराबरी का रिश्ता नहीं है, मोदी जी का बड़ा रिश्ता है, लेकिन दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसमें अगर किसी को ये लगता हो कि नहीं वैचारिक रूप से, कोई वैचारिक रूप से अगल बगल नहीं है। उनको मलाई तभी तक मिल रही है जब तक ये सत्ता में है। इनकी सत्ता तभी तक है जब तक वो इनको इस तरह के कामों में मदद कर रहे हैं, अनैतिक कामों में। ये एक दूसरे को के पूरक है, इसमें कहीं कोई, मुझे कम से कम नहीं लगता है। डॉक्टर कमल, अबे सर, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा कहना है कि जब 2024 के चुनाव के बाद में जो चीटाकशी की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी जी के ऊपर, तो हम लोगों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ लिया था। हम लोगों को लगा था कि इन लोगों के बीच में एक रनिंग बैटल चल रही है, मतलब एक बड़ी जंग चल रही है। तो अंदरूनी अंतर्विरोध तो है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि भाई
जो उनकी राजनीतिक भुजा है भाजपा, उसके पास सरकार है, तो जो सरकार चलाने वाला है वो जाहिर है उसके पास अपनी डिजाइन भी होगी और इनके पास अपनी, तो दोनों डिजाइनें कभी-कभी टकरा जाती हैं आपस में। जो मोदी के साथ में कई बार टकराई, गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी टकराई, दोनों के बीच में कई विरोधाभास हैं, कई अंतर्विरोध हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई बुनियादी संघर्ष नहीं है जिसकी हम लोगों ने कल्पना कर ली थी। वो हमारी गलती थी, मैं ये मानता हूँ। मैं अभय भाई सिर्फ ये जो मैं कह दूं जो मेरी समझ है, अंतरकलह तो बीजेपी में है। मतलब बीजेपी की खींचतान नितिन गडकरी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, ये चाहे आनंदीबेन पटेल हो, ये तो दिखती है। लेकिन अगर हम ये सोचने लगे कि नहीं ये लोग इस हद तक आ जाएंगे कि इनको गिरा के और कांग्रेस को या सपा को नहीं, या किसी कीमत पे नहीं, वो सत्ता हाँ, बिल्कुल इस मामले में एक मत है कि सत्ता को कैसे कायम रखना है, कैसे कायम उसके बाद अपने आपसी मतभेदों को निपटाते रहेंगे। हाँ, तो वो तो किसी भी जगह जहां सत्ता रहती है थोड़ा बहुत खींचतान रहती है, वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको उस पर बात करें। डॉक्टर कमल, आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और अभय जी से, आनंद जी से देश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए आप दोनों लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।